Hi guys, welcome back once again on my YouTube channel Become English Expert with MD Sir. गाइस आज की वीडियो आपके लिए बहुत बहुत और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है, इसलिए आज की वीडियो को आप बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखना। वैसे तो आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ब्स, लेकिन हम अपने टॉपिक की शुरुआत करने से पहले ये जानना चाहेंगे कि हमने अब तक क्या क्या सीखा है। गाइस हमने जब चैनल शुरू किया था तो उस इंट्रो वीडियो में मैंने बताया था कि मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा इस तरीके से पढ़ाऊंगा ताकि एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ में कोई ना कोई लिंक हो, क्योंकि जब चीज़ों का लिंक होता है तो चीज़ें हमें आसानी से समझ में आ जाती हैं। तो अब हम बात करते हैं अपनी पहली वीडियो की। देखिए पहली यानी फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने जो बात करी थी बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू किया है, यानी कि बिल्कुल ए से शुरू करा था। ए से इंग्लिश, ए से लेकर जेड तक जो होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं, और इंग्लिश अल्फ़ाबेट को हम लेटर्स कहते हैं। हमने पढ़ा था किस तरीके से लेटर के जोड़ से वर्ड बनता है और वर्ड से किस तरीके से सेंटेंस बनता है। और वीडियो नंबर 2 के अंदर हमने सेंटेंस की टाइप्स की बात करी थी, और वीडियो नंबर 3 के अंदर सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, एक सेंटेंस को बनाने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, यानी कि कितने चीज़ों से मिलकर एक सेंटेंस बनता है। तो उन पार्ट्स में हमने सब्जेक्ट को पढ़ा था, वर्ब को पढ़ा था, ऑब्जेक्ट को पढ़ा था और अदर को पढ़ा था। और इसके बाद वीडियो नंबर 4 के अंदर हमने जो सब्जेक्ट के पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स में सबसे पहला वाला पार्ट यानी सब्जेक्ट्स को डिटेल में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि एक सेंटेंस के अंदर कितने सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, और सब्जेक्ट्स को हमने 2 पार्ट में भी डिवाइड किया था, जिसमें सिंगुलर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं। सब्जेक्ट में हमने ये भी पढ़ा था कि कौन से सब्जेक्ट्स को हम फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट कहते हैं और कौन से सब्जेक्ट को हम सेकंड पर्सन सब्जेक्ट कहते हैं और किसको हम थर्ड पर्सन सब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद में अगली वाली वीडियो यानी वीडियो नंबर 5 के अंदर हमने सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट को पढ़ा था। सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट वैसे तो हमें लगता है कि सिंपल है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली उसका यूज़ करने आते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट को बड़ा एग्जाम्पल देकर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आप अगर उस वीडियो को देखोगे तो आपको सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। और वीडियो नंबर 6 के अंदर जो हमने बात करी थी, हमने बात की थी कि सब्जेक्ट के साथ में अपने की इंग्लिश क्या होती है। एग्जाम्पल के साथ बताना चाहूँगा, जैसे कि वह अपना काम करता है, वह अपना काम करती है, तुम अपना काम करते हो, वे अपना काम करते हैं। तो यहाँ पे जैसे जैसे सब्जेक्ट चेंज हो रहा है वैसे वैसे अपने की इंग्लिश भी चेंज हो जाएगी। तो इस चीज़ को मैंने आपको समझाया था। उसके अलावा और इसको हम पॉजिटिव केस भी कहते हैं। इसके अलावा हमने पॉजिटिव केस का एक सेपरेट यूज़ होता है, उसको भी हमने एग्जाम्पल के साथ में समझा था। और वीडियो नंबर 7 के अंदर हमने बात जो करी थी उसमें हमने क्वेश्चन वर्ड्स की बात की थी कि कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। जब हम क्वेश्चन वर्ड्स का यूज़ सेंटेंस में करते हैं तो हमारा सेंटेंस कैसा नज़र आता है, ये सब चीज़ पढ़ी थी। और वीडियो नंबर 8 के अंदर हमने वर्ब्स वाले सेंटेंस और बिना वर्ब्स वाले सेंटेंस क्या होते हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, कौन कौन से जो यूजेस होते हैं जो बिना वर्ब्स वाले यूज़ होते हैं और कौन कौन से यूजेस होते हैं जो वर्ब्स वाले यूजेस होते हैं, तो हमने इस चीज़ को समझा था। वीडियो नंबर 9 के अंदर हमने इज एम आर क्या होता है, इज एम आर के सेंटेंस कैसे होते हैं, इज एम आर के सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है, इस बारे में पढ़ा था। और वीडियो नंबर 10 के अंदर हमने वॉज वर्ब के यूज़ को समझा था। वॉज वर्ब वाले सेंटेंस कैसे होते हैं, उसके रूल्स क्या होते हैं, सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, सभी तरीके के सेंटेंस को हमने समझा था। और वीडियो नंबर 11 के अंदर हमने इज एम आर और वॉज वर्ब जो कि बिना वर्ब वाले सेंटेंस होते हैं उसमें हमने इट के यूज़ को समझा था। इट का यूज़ कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को, तो हमने ये समझा था कि कौन कौन सी सिचुएशंस में हमें इट को लगाना है, ठीक है। और वीडियो नंबर हमने 12 के अंदर इज एम आर और वॉज वर्ब वाले सेंटेंस में देयर के यूज़ को पढ़ा था। देयर का यूज़ सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला यूज़ होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को समझ नहीं आता है कि कहाँ पे हमें देयर का यूज़ करना है। तो वीडियो नंबर 12 के अंदर हमने देयर का यूज़ करना सीखा था। और वीडियो नंबर 13 के अंदर हमने हैज़, हैव, हैड का क्या यूज़ होता है, और क्योंकि ये बिना वर्ब्स वाले सेंटेंस होते हैं तो हमने हैज़, हैव और हैड के यूज़ को भी करना सीखा था, उसके सेंटेंस को बनाना सीखा था। और वीडियो नंबर 14 के अंदर हमने
हैज़ हैव, इज एम आर और हैज़ हैव, सॉरी इज एम आर और हैज़ हैव वाले सेंटेंस में कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के बारे में समझा था। और वीडियो नंबर 15 के अंदर हमने इसी तरीके से वॉज वर वाले सेंटेंस और हैड के बीच में कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाता है, तो उस कन्फ्यूजन को दूर किया था। और वीडियो नंबर 16 के अंदर हमने इज एम आर, वॉज वर, हैज़ हैव और हैड वाले सेंटेंसेस को मिक्स करके अलग अलग बनाना सीखा था, क्योंकि हमने इज एम आर वाले सेंटेंस जो कि बिना वर्ब वाले होते हैं उनके यूज़ को हमने सेपरेट पहले ही सीख लिया था, तो हमें वो आता था बनाना। फिर हमने यूज़ ऑफ वॉज वर वाले सेंटेंस को बनाना अलग से सीखा था। हैज़ हैव और हैड वाले सेंटेंस को भी मैंने अलग से बनाना सीख लिया था। लेकिन वीडियो नंबर 16 के अंदर मैंने तीनों ही टाइप यानी इज एम आर, वॉज वर और हैज़ हैव, हैड तीनों को मिक्स करके सेंटेंस प्रैक्टिस कराए थे, सेंटेंस को बना के दिखाया था कि ताकि आप समझ सको कि कौन सा सेंटेंस इज एम आर से बनेगा, कौन सा वॉज वर से बनेगा, कौन सा हैज़ हैव से बनेगा और कौन सा हैड से बनेगा। इन सेंटेंस में मैंने अपने पास से कहीं पे इट का यूज़ भी दे दिया था, कहीं पे हैड, कहीं पे देयर का यूज़ भी दे दिया था, कि आपको समझ आए कि कहाँ पे हमें क्या लगाना है। ठीक है, तो गाइज आज हम जो बात करेंगे, आज बात करेंगे वर्ब्स की। लेकिन अब हमें समझ आ गया होगा कि वीडियो नंबर 1 से लेके वीडियो नंबर 16 तक की वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट थी। लेकिन क्योंकि अब तक जो हमने पढ़ा था वो सिर्फ और सिर्फ बिना वर्ब वाले सेंटेंसेस को बनाया था हमने। आज हम बात करेंगे वर्ब्स की। और वर्ब्स की ज़रूरत क्यों होती है ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, वर्ब्स जो होती है वो एक किसी एक्शन को, किसी मूवमेंट को दिखाती है। तो आज हम वही वाले सेंटेंस की बारे में बात करना चाहेंगे कि जो वर्ब से बनते हैं। गाइस, वैसे तो वर्ब अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और वर्ब्स के बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं। जैसे इंट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं, ट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं, लिंकिंग वर्ब्स होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, जीरेंट वर्ब्स होती हैं, इन्फिनिटिव वर्ब्स होती हैं, एक्शन वर्ब्स होती हैं। तो गाइस, हम इतनी ज़्यादा अभी के लिए कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाने वाले हैं। हम वर्ब्स को बहुत ही इजी फॉर्म में पढ़ेंगे और 90% वही हमारे लिए ज़्यादा यूजेबल होती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम और बाकी की वर्ब्स को नहीं पढ़ेंगे। हम बाकी की वर्ब्स को भी पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और किसी सेपरेट वीडियो में ज़रूर पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए जो हमारा मकसद है वो वर्ब्स वाले सेंटेंसेस को पढ़ना है, उनको समझना है। हर तरीके की इंग्लिश में वर्ब्स को कैसे लगती है, वर्ब्स लगने के बाद में किस तरीके से सेंटेंस में तब्दीली आती है, ये सब चीज़ें हमें समझनी है। तो आज की वीडियो में हम वर्ब्स को बहुत ही सिंप्लीफाइड रूप में सिर्फ 2 ही पार्ट में बांटेंगे। तो देखिए गाइस, जो वर्ब्स हैं टोटल, उन वर्ब्स को अभी के लिए हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक को कहेंगे हम हेल्पिंग वर्ब और दूसरी वाली वर्ब्स को कहेंगे हम एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स को हम मेन वर्ब भी कहते हैं। देखिए, मैं क्या करूँगा, मैं हेल्पिंग वर्ब और एक्शन वर्ब्स को ज़्यादा क्लियर करने के लिए आपको इसमें मैंने डिवाइडिंग लाइन खींची है। ये सिर्फ इसलिए खींची है ताकि हम इसके साथ में बहुत अच्छे तरीके से कंपैरिजन कर सकें। देखिए गाइज, हेल्पिंग वर्ब और एक्शन वर्ब्स की ज़रूरत क्यों होती है। मैंने जब सेंटेंस आपको सिखाया था तो सेंटेंस में मैंने बात करी थी कि सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है और अदर होता है। जब हम वर्ब की बात कर रहे हैं तो कुछ सेंटेंस तो ऐसे होते हैं जो खाली हेल्पिंग वर्ब से ही बन जाते हैं, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो खाली वर्ब से ही बन जाते हैं, और कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों की ज़रूरत होती है। इसलिए हमें वर्ब और हेल्पिंग वर्ब यानी कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसी चीज़ को इस डिवाइडिंग लाइन से सीखेंगे। देखिए, एक तरफ हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के एग्जाम्पल देखिए। इसमें इज, एम आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, शैल, विल, डू, डज, डिड, मे, माइट, कैन, मस्ट, हैज, हैव, हैड। ये हमारे हेल्पिंग वर्ब के एग्जाम्पल हैं। एक्शन वर्ब्स जिसको मेन वर्ब कहते हैं उसके एग्जाम्पल देखिए। ईट, ईट मीन्स खाना। वीप, वीप मीन्स रोना। लाफ मीन्स हंसना। प्ले मीन्स खेलना। जंप मीन्स उछलना। स्टॉप मीन्स रुकना। लिसन मीन्स सुनना। च्यू मीन्स चबाना। तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जो एक्शन वर्ब्स होती है उसमें किसी काम का होना यानी कोई मूवमेंट होते हुए नजर आता है।
लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसमें किसी एक्शन का होना पता नहीं चलता है। तो जो एक्शन होता है तो वो मेन वर्ब यानी एक्शन वर्ब से पता चलता है, हेल्पिंग वर्ब्स में कोई एक्शन पता नहीं चलता। ये बात क्लियर हो गई हो आपको? तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे दूसरा पॉइंट, हेल्पिंग वर्ब का अपना कोई मीनिंग नहीं होता है। ये तो केवल मीनिंग बनाने में मेन वर्ब की हेल्प करते हैं, इसलिए हम इनको हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये हेल्प करते हैं इसलिए इनको हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक वर्ब यानी सहायता करने वाली वर्ब कहते हैं। किनको कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं, जो ये सब हमने पढ़ी है। लेकिन जो एक्शन वर्ब्स होती हैं, इन एक्शन वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं जिनका अपना मीनिंग होता है, जिनका अपना मीनिंग होता है। अब क्योंकि इनका कोई मीनिंग नहीं होता है तो इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि यहाँ लिखा हुआ सेंटेंस में यू शुड। तो यू शुड जो है या कुड कैन ये जो भी है, इसका अपना कोई मीनिंग नहीं होता है। हमें बताया जाता है इसका मीनिंग ये हो सकता है, लेकिन उसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं होता है, क्योंकि सिचुएशन के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब का मीनिंग बदल भी जाता है। इसलिए अब क्या होता है कि अगर हम खाली इसको पढ़ें यू शुड, तो नॉर्मल मीनिंग के हिसाब से हम इसे क्या कह सकते हैं, तुम्हें चाहिए। लेकिन अभी भी पूरी बात क्लियर नहीं हुई, यानी कोई मीनिंग नहीं निकला है। तो इसलिए यहाँ से तुम्हें चाहिए, लेकिन क्या चाहिए तो ये समझ नहीं आया ना, तुम्हें चाहिए यू शुड, तुम्हें चाहिए, समझ नहीं आया। लेकिन जब हम इसे यहाँ पे देखेंगे एक्शन वर्ब्स में देखेंगे तो यू शुड लर्न इंग्लिश, तो यहाँ पे लर्न ऐड हो गया, और लर्न का मतलब होता है सीखना। तो इस शुड ने लर्न की हेल्प कर दी है मीनिंग को बनाने में। तो अब इसका मतलब निकल जाता है यू शुड लर्न इंग्लिश, इसका मतलब तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए। इसी तरीके से दूसरा यहाँ पे यू शी विल, वह करेगी, लेकिन क्या पता ही नहीं चला, शी विल। अब ये नहीं पता चला क्या, तो यहाँ से पता चलेगा शी विल मैरी यू, वह तुमसे शादी करेगी। तो यहाँ पे विल ने मैरी जो कि एक मेन वर्ब है उसकी हेल्प की है मीनिंग निकालने में। तो यहाँ से पता चला कि वह आपसे शादी करेगी। तो यहाँ तो हमने देखा, यहाँ तक तो हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के साथ मिलकर एक मीनिंग बना देती है, लेकिन जो एक्शन वर्ब्स होती हैं वो अपना मीनिंग खुद रखती हैं और उनको हेल्पिंग वर्ब की कई बार जरूरत भी नहीं पड़ती है, तो भी मीनिंग क्लियर हो जाता है। इसके एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ईट द फूड, खाना खा लो, आई गो, मैं जाता हूँ, डोंट स्टॉप राइट नाउ, अभी मत रुको। तो गाइज इस तरह आपने हेल्पिंग वर्ब और एक्शन वर्ब के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको समझा, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है उसको भी समझा। अब हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब की, यानी कि वर्ब के रूप की। अब वर्ब के रूप समझने के लिए आप देखिए, जैसे तोड़ना है, तोड़ने की जो ओरिजिनल फॉर्म होती है वो होती है ब्रेक। अब ब्रेक का ब्रोक भी हो जाता है, ब्रोकन भी हो जाता है और ब्रेकिंग भी हो जाता है। इसी तरह खाने की होती है ईट, उसका एट भी होता है, ईटन भी होता है, ईटिंग भी होता है। और इसी तरह चलने की वॉक होती है, ओरिजिनल फॉर्म वॉकड हो जाती है, और थर्ड फॉर्म वॉक रहती है, और फिर वो वॉकिंग भी हो जाता है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जब एक वर्ब की फॉर्म बदलती है तो उसका सेंटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए जब कभी भी किसी भी वर्ब की फॉर्म बदलेगी तो वर्ब की फॉर्म बदलने से ये होगा कि पूरे सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज होगा और साथ साथ में एक टेंस भी चेंज हो जाता है। यानी कहीं तो बात हम प्रेजेंट में कर रहे हैं तो वो बात एकदम से पास्ट में हो जाती है और वो फ्यूचर में भी बात जा सकती है, और ये सिर्फ वर्ब में बदलाव होने से ही होता है। इस चीज़ को जरा हम यहाँ एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल है, इसमें पढ़ा दे ईट द फूड, इसको कहते हैं वे खाना खाते हैं। इस सेंटेंस का मतलब ये निकला। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, थोड़ा सा वर्ब में चेंज करते हैं। दे ईट का हमने कर दिया एट, दे एट द फूड, इसका मतलब हुआ उन्होंने खाना खाया। यानी कहाँ तो बात हो रही है कि वे खाना खाते हैं यानी प्रेजेंट की बात हो रही है, और कहाँ बात होगी उन्होंने खाना खाया यानी पास्ट की बात हो गई। इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं, दे विल ईट द फूड, इसका मतलब हो गया वे खाना खाएंगे। तो अब आप एक चीज देख रहे होगे कि वर्ब में बदलाव हो जाने से ही वर्ब प्रेजेंट से टेंस जो है वो प्रेजेंट से पास्ट और पास्ट से फ्यूचर भी हो सकता है।
अब जैसे कि इन सभी पहले वाले सेंटेंस में हमने देखा वर्ब ईट रही थी केवल, दूसरे वाले सेंटेंस में वो एट हो गई और तीसरे वाले सेंटेंस में विल ईट हो गया। तो यहाँ पे इन दोनों सेंटेंस में सिर्फ क्या था, मेन वर्ब थी यानी एक्शन वर्ब थी, और इस तीसरे वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और एक्शन वर्ब दोनों ही हैं। और सेंटेंस अब हमने देखा कि जब वर्ब की फॉर्म चेंज होती है तो वर्ब की फॉर्म चेंज होने से सेंटेंस का थोड़ा थोड़ा मीनिंग भी चेंज होता है, और साथ साथ में एक टेंस यानी कि टेंस का भी पता चलता है। टेंस प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में भी जा सकता है। तो अब आपको ये समझ आया होगा कि वर्ब किस तरीके से बदलाव करती है, इसलिए हमें वर्ब की फॉर्म्स के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो गाइज अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो वर्ब की फॉर्म्स के बारे में कुछ एग्जाम्पल लेंगे। बाकी मैं किसी वीडियो के अंदर आपको प्रॉपर पूरी बहुत सारी जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं वो सारी लिखवा दूंगा, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा मैं अपनी वीडियो में। तो गाइस हम बात कर रहे थे फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स की। तो वर्ब्स की फॉर्म्स होती हैं, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसको प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है उसको पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है उसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। एक फॉर्म और होती है, वो फॉर्म होती है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया जाता है, तो उसको आईएनजी फॉर्म कहते हैं। ये ऐसे समझो जैसे कि लाफ है, लाफ की लाफ जो है उसमें आईएनजी लगा देंगे तो लाफिंग हो जाएगा। वीप है तो उसमें आईएनजी लगाने के बाद वीपिंग हो जाएगा। ईट है, ईट में आईएनजी लगाने के बाद में ईटिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से जो ये लास्ट वाली फॉर्म होती है आईएनजी फॉर्म, ये तो बहुत सिंपल है। अब हमें बात करनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की। तो इनकी फॉर्म के बारे में कुछ स्टूडेंट्स के अंदर एक मिसकंसेप्शन है, या कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। हमें क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईडी लगा देंगे तो वो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। ऐसा नहीं है गाइस। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनमें तीनों फॉर्म अलग होती हैं, कुछ फॉर्म ऐसी होती हैं जिनकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं, कुछ फॉर्म्स ऐसी होती हैं जिनमें ईडी लगाने से सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाती है। तो इस चीज़ को मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। तो जो मैंने कुछ वर्ब्स आपके लिए बोर्ड पे लिखी हुई हैं, देखिए। तो गाइज इस तरफ मैंने हिंदी में वर्ब्स को लिखा है। फर्स्ट कॉलम में मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखा है जिसको प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, और सेकंड कॉलम में मैंने सेकंड फॉर्म लिखा है वर्ब की जिसको पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, और थर्ड कॉलम में मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखा है जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। तो अब एक एक करके हम सारी वर्ब्स का मीनिंग पढ़ेंगे, लेकिन उसकी फॉर्म को भी देखते हुए चलेंगे, और साथ साथ में आप जो ना फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के अंदर डिफरेंस को भी और सिमिलैरिटी को भी चेक करते हुए चलना, यानी हर वर्ब्स के ऊपर आपको फोकस करते हुए चलना है। उठने की फर्स्ट फॉर्म है अराइज, सेकंड अरोज, थर्ड फॉर्म अराइजल। सलाह देने की एडवाइज, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड। हवा चलने की फर्स्ट फॉर्म ब्लो, सेकंड फॉर्म ब्लू, थर्ड फॉर्म ब्लॉन। नहाने की फर्स्ट फॉर्म बाथ, सेकंड फॉर्म बाथ, थर्ड फॉर्म बाथ। और शर्त लगाने की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बैट ही होती है। काटना दांतों से फर्स्ट फॉर्म बाइट है, सेकंड फॉर्म बिट है, और थर्ड फॉर्म या तो बिट लगाई जा सकती है या बिटन भी लगाई जा सकती है। चुनने की फर्स्ट फॉर्म चूज है, सेकंड फॉर्म चॉज, थर्ड फॉर्म चूजन। पुकारने की फर्स्ट फॉर्म कॉल, सेकंड फॉर्म कॉल्ड, थर्ड फॉर्म कॉल्ड। काटने की कट, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म भी कट और थर्ड फॉर्म भी कट ही होती है। डांटने या किसी को झिड़क देना, उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है चाइड, चिड, चिडन या चिड। सजाने की फर्स्ट फॉर्म डेकोरेट, सेकंड फॉर्म डेकोरेटेड और थर्ड फॉर्म भी डेकोरेटेड होती है। खोदने की फर्स्ट फॉर्म डिग, सेकंड फॉर्म डग, थर्ड फॉर्म डग। करने की डू, डिड, डन। पीने की ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। खाने की ईट, एट, ईटन। प्रवेश करने की एंटर, एंटर्ड, एंटर्ड। गिरने की फर्स्ट फॉर्म फॉल, सेकंड फॉर्म फैल, थर्ड फॉर्म फॉलन। पाने की फर्स्ट फॉर्म फाइंड, सेकंड फॉर्म फाउंड और थर्ड फॉर्म फाउंड। असफल होने की फर्स्ट फॉर्म फेल, सेकंड फॉर्म फेल्ड और थर्ड फॉर्म भी फेल्ड ही होती है।
अब हमने तीनों फॉर्म्स को पढ़ा, पढ़ने के बाद में हमने बहुत कुछ नोटिस किया होगा। तो आपने नोटिस किया होगा कि जो चीज़ नोटिस किया वो बताऊं। आपने एक तो नोटिस ये किया होगा कि तीनों फॉर्म अलग होती हैं। अब जैसे देखते हैं, अराइज, अरोज, अराइजन, तीनों फॉर्म अलग हैं। ब्लो, ब्लू, ब्लोन, तीनों फॉर्म अलग हैं। चूज, चोज, चूजन, तीनों फॉर्म अलग हैं। और डू, डिड, डन, तीनों फॉर्म अलग हैं। अब एक पैटर्न और चीज देखा होगा आपने जिसमें ईडी वाला पैटर्न था। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, ये वाली यानी एडवाइज को छोड़कर इसके सामने की सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो दोनों सेम है, उसमें ईडी आ गया। जैसे एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, उसके बाद में बात, ये अलग होकर बाद, बाद। उसके अलावा कॉल को छोड़ दिया जाए, कोल्ड और कोल्ड, दोनों सेम है, ईडी वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है। डेकोरेट, डेकोरेटेड, डेकोरेटेड, दोनों सेम है, ईडी वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है। उसके बाद एंटर, एंटर्ड, एंटर्ड, इन दोनों सेम है, ईडी वाला यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा है। उसके बाद फेल, फेल्ड, फेल्ड, यहाँ पे सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम है, इसमें भी ईडी वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पे आपको ये वाला पैटर्न समझ में आया। अब मैं बताऊंगा जो थर्ड फॉर्म होती है उसमें ई एन लगाया जाता है। अब ऐसी भी वर्ब्स होती हैं जैसे कि बाइट, बिट, बिटन, या बिट भी कह सकते हैं, लेकिन बिटन अगर कहोगे तो ई एन वाला पैटर्न यहाँ पे पाया जाएगा, लेकिन ये थर्ड फॉर्म में ही पाया जाता है। उसके अलावा अब देखो, चाइल्ड, चिड, चिडन, उसके बाद में चूज, चोज, चूजन, ई एन वाला पैटर्न बता रहा हूं मैं। उसके बाद में फॉल, फैल, फॉलन। तो और अब एक पैटर्न और पकड़ते हैं इसमें, हम देखते हैं कि जब तीनों की तीनों वर्ब सेम होती हैं तो वो भी पाया जाता है। अब जैसे कि ये रहा बैट, 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 तीनों फॉर्म सेम है। उसके अलावा एक फॉर्म और है कट, 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 तीनों फॉर्म सेम है। एक फॉर्म और होती है वर्ब की, बिड, 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 इसका मतलब होता है बोली लगाना, तीनों फॉर्म सेम है। तो गाइस वर्ब्स जो होती हैं उनके बारे में कोई एक पैटर्न फॉलो नहीं किया जा सकता। तो इसलिए वर्ब्स को समझना और वर्ब्स का यूज करना इतना भी आसान नहीं है। बट हाँ ये है कि अगर थोड़ा आप ध्यान दोगे तो आपके लिए वर्ब्स इजी हो जाएंगी। बट वर्ब्स को सही तरीके से समझने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो जो चीज़ जितनी मुश्किल होती है उसको उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। तो गाइज देखिए, वर्ब्स के बारे में मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको हर चीज़ को क्लियरली समझा दिया है। आई थिंक अब आपको वर्ब से रिलेटेड तो खैर कोई डाउट नहीं होगा। तो आज तो गाइज वर्ब्स के बारे में मेरी तरफ से बस इतना ही था। जल्दी ही हम मिलते हैं फिर दूसरी किसी वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।